में देखा जाए तो परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर इंडियंस नंबर 3 पर रहते हैं भैया पूरी दुनिया में। कुछ भी खरीद डालेंगे। आप बोलो क्या खरीदना है, आपको बोलना है अमेरिका का कोई आइलैंड खरीदना, खरीद डालेंगे। बोलिए पाकिस्तान का विमान खरीदना, खरीद डालेंगे। बोलिए क्या खरीदना है। हमारे पास खरीदने का जज्बा जब चढ़ता है तो लोन लेने की भी चिंता नहीं कर, खरीद डालेंगे। बोल क्या खरीदना है। यही हो रहा है साहब। हमारी जो परचेजिंग, हमारे पास तेल वेल नहीं है, लेकिन हम मेहनत करके बाहर जाके नौकरी करेंगे, पैसा कमा के घर में लाएंगे, फिर तुम्हें को खरीदेंगे। हमारी ये नीति है। हमारी इस नीति का फायदा सरकार उठाती है। कैसे? अब सरकार को क्या है, देखो दो बातें हैं। अच्छी बात तो यह है कि हमारी जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित रहें, क्योंकि हमारी साहब इज्जत का सवाल है। दुनिया में बेटा जितने भी पावरफुल देश है ना, देखो जिसके साथ मतलब आप समझो कि इस दुनिया में सबसे सुखी कौन, जिसकी पड़ोसी से कोई टसल ना हो, वो सबसे ज्यादा सुखी है। बेटा अमेरिका इस मामले में बहुत आगे है। आप देखो अमेरिका का पड़ोसी कनाडा ऐसे रहता है भाई। कनाडा वाले अमेरिका आ रहे हैं, अमेरिका वाले कनाडा, जैसे बुआ फूफा जी के घरों घूम रहे हैं आपस में हैं। मैक्सिको के साथ थोड़ी बहुत टसल हुई थी क्योंकि वो बेचारे ड्रग बेच देते थे इनके घर में घुस के। ट्रंप ने हालांकि दीवार बनाई, बाइडेन ने कहा नहीं, पड़ोसी के साथ कोई टसल नहीं चाहिए, अपना मामला साफ रखो, अदरवाइज लोग हमें भिड़ाने आ जाएंगे। तो खुद का तो मामला एकदम सेट किया हुआ है अमेरिका ने। और दुनिया में हर देश को देखो झगड़ा रखा है। कैसे? आप देखो इंडिया चाइना को झगड़ा रखा है। इनमें से किसी एक को उलझा दिया कि बेटा खरीदोगे कैसे। अभी कॉमन सेंस लगाओ, ताइवान वाला मसला जो है वो चला आ रहा था, बेटा तुम उसको F-35 बेचने निकल पड़े, हम तुम्हें F-35 बेचेंगे। ताकि होगा क्या, ताइवान और चाइना भिड़ेगा, वो बैठा बैठा तमाशे देखेगा कि ले बेटा तू मुझसे हथियार ले। आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर अमेरिका वर्ल्ड पावर बन के कैसे निकला था। वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका बहुत लंबे समय तक इन्वॉल्व ही नहीं हुआ। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुकी थी। बैठ करके उनसे कहता है देखो बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग युद्ध लड़ रहे हो, दाना पानी राशन असलहा इनकी जरूरत पड़े तो हमको बताइए, हम कालीन भैया हैं, लड़ो तुम, हम सुलटाएंगे। अब उस स्थिति में जापान ये समझ गया था कि देखो बेटा यही है वो आदमी जो कि पूरा के पूरा मामला बिगाड़ रहा है फाइनेंस करके। यही कारण है कि जापान पर्ल हार्बर पे हमला बोल दिया था अमेरिका के। अदरवाइज तो अमेरिका इन्वॉल्व ही नहीं होता, क्योंकि उसको तो लड़ाने में मजा आ रहा था, तभी वो पैसे वाला बना था। और बेटा इतना पैसे वाला बन गया कि यहां दुनिया लड़ रही है, वो बम बनाया जा रहा है और न्यूक्लियर बम का डेमो दे दिया, दुनिया कहीं और ही भागने लग गई। अमेरिका की ये रणनीति है। अब हमारी रणनीति में वो कारगर कब होता है। आप मोदी जी गलती से भाई साहब शी जिनपिंग को झूला क्या झुलाए साबरमती पे, भाई साहब दुनिया में ट्रेंड करवा दिया। ये हिंदी चीनी भाई भाई कब से हो गए। हमारे सोशल मीडिया चलाते तो अमेरिका वाले ही हैं, ट्विटर उनका है, फेसबुक उनका है, व्हाट्सएप उनका है, सब उनका है भाई। हमको लगता है कि ये ट्वीट वायरल हो रहा है, अरे भाई वो कर रहे हैं। आप लोगों को हिंदी चीनी भाई भाई अगर दिख गए तो दिखाना चाहता नहीं है अमेरिका, दिख गए तो बेटा व्यापार कैसे होगा। मोदी जी यहां ले जाकर के घुमा रहे हैं चेन्नई के तट पे, उनको बर्दाश्त नहीं है। मतलब यदि ऐसा हो गया तो ये तो दिक्कत हो जाएगी, व्यापार कैसे चलेगा। लड़ाओ इनको, लड़ाया गया हमको और हम भैया डिफेंस में पेलम पेल बजट मार दिए। हमको क्या लगा कि भाई साहब सुरक्षा का मसला है। अरे बेटा एक न्यूक्लियर बम भी किसी के पास है ना तो उसको कोई आंख उठा के नहीं देखता। नॉर्थ कोरिया की हालत देखो, उसके पास घर में नहीं दाने और मम्मी एनी टाइम बम फोड़ देती है। वही किम जोंग उन जो है वो करते क्या है। एनी टाइम न्यूक्लियर बम फोड़ते हैं। अमेरिका खुद हाथ मिलाने चला आता है कि भैया तुम समझो पहले यार चाहते क्या हो। डोनाल्ड ट्रंप खुद बैठ करके सिंगापुर में हाथ मिलाते हैं उनके साथ में, याद है। कारण एक बम है, उसने धमका रखा है दुनिया को, यार आपके पास 150 बम है, आपको किस बात का डर है। हमको डराया जाता है साइकोलॉजिकली, हमको फियर दिया जाता है कि एक दिन ऐसा हो जाएगा, एक दिन ऐसा हो जाएगा। कुछ नहीं होना, व्यापार होना है और उस व्यापार में ही अब होने जा रहा है एयर एशिया शो मेरे प्यारे साथियों। कहां पर? बेंगलुरु में कल से 3 तारीख से 5 तारीख के बीच में एरो एशिया शो बेंगलुरु के अंदर हथियारों की प्रदर्शनी होने वाली है। माहौल टाइट है। भारत के अंदर लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, राफेल ये सब अपने विज्ञापन दे रहे हैं। बड़े बड़े तरीके से ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं। लोगों को सिखाया जा रहा है कि राफेल कितना शक्तिशाली है, F-35 कितना शक्तिशाली है, F-16 कितना शक्तिशाली है। हम एकदम राजी हो रहे हैं कि वाह हमारे पास ये आ जाएगा। अरे पैसा जाएगा। इधर देखो भारत सरकार ने क्या किया, अपनी तरफ से एक बजट रखा
कि भाई हम 1.15 लाख करोड़ रुपए के हथियार खरीदने चाहते हैं, मंडी हमारे यहां सजेगी। जैसे पुराने घरों में नहीं होता था कि मैडम पैसे वाली हैं तो 10-15 साड़ी दिखाने वालों को घर बुला ली। एग्जैक्टली इंडिया ने ऐसा किया। इसने कहा बजट है 1,15,000 करोड़, बोलो कितने को सामान बेचना है। सब चले आ रहे हैं एरो एशिया शो में आकर के सब तमाशे दिखाएंगे। लॉकहेड मार्टिन आ रहा है, बोइंग आ रहा है, सब नाचेंगे बढ़िया बेंगलुरु की तर्ज पर कि बताइए सर क्या खोल दें आपके लिए, आपको मेक इन इंडिया करना है, बोलिए क्या बेचें आपको। बोइंग ने तो अपनी तरफ से प्रस्ताव भी दे दिया है मेरे प्यारे साथियों। बोइंग कह रहा है हम अप्रूवल लेके बैठे हुए हैं सर आपके लिए, F-15EX बेचेंगे आपको। अच्छा, आप अप्रूवल लेके बैठे हुए हैं। लॉकहीड मार्टिन के पीछे पीछे बोइंग के साथ साथ लॉकहीड मार्टिन घूम रहा है, सर हम भी लेके F-18 बैठे हुए हैं। बाय द वे कंफ्यूज मत होना, F नंबर चलता है इनके इंडियन एयरफोर्स को ध्यान में रखते हुए। F-18 बेच रहा है लॉकहीड मार्टिन, तो F-15 बेच रहा है बोइंग। ये अपने अपनी कैटेगरी के बेस्ट होते हैं। इन नंबर से चर्चा में मत पड़ जाइएगा कि F-16 तो पाकिस्तान के पास है, हम 15 लेके क्या करेंगे। ये बिल्कुल अलग है, इससे कोई लेना देना नहीं है इन सब बातों का, ठीक है ना। ये नंबर्स हैं, नंबर्स को दिमाग में रख करके कंफ्यूज मत हो जाना। उनके पास तो ज्यादा नंबर का है, हमारे पास तो कम नंबर का है, कंफ्यूज मत हो जाना। ये F-15EX बिल्कुल अलग है। इसको बोइंग कह रहा है कि आप लोग इसके ऊपर 15 टन तक वार हेड लेके जा सकते हो किसी के ऊपर बम गोले बरसाने के लिए। तो ये जो है हमारे सामने तथैया करने कल आने वाले, सभी लोग तमाशे देखिएगा इनके, ये हमारे सामने आ रखे हैं। क्यों? ये खुश है इस बात को लेकर के कि बेटा इंडिया ने हमसे चिनूक खरीदा था, आपको याद होगा, तो P-8I जो है ये हमने खरीदा था। भारत ने कहा है कि हम इंडियन एयरफोर्स वाले F-15EX खरीद सकते हैं 114। अब ऐसी कंडीशन देख करके इनकी जीप लपलपा रही, भाई पहुंचो यहां पे इंडिया में, और ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखो हमारे पास तो टाटा के साथ एग्रीमेंट हो रखा है, मेक इन इंडिया कर लेंगे, आप बताओ क्या चाहिए आपको। तो कल देखना होगा आपको कि भारत में किस किस का प्रदर्शन होता है। क्या राफेल फिर से उड़ के यहां आते हैं, या फिर स्वीडन अपनी जहाज लेके आ जाता है, कि सुखोई बेचने रशिया आता है, लॉकहीड मार्टिन और जो भी ये आपके बोइंग है ये हमारे सामने क्या प्रदर्शित करते हैं, कल तमाशों में देख लीजिएगा। फिलहाल के लिए ये है कि बोइंग ने अपने तरफ से कहा है कि साहब मैं अपने F-15 आपको बेचना चाहता हूं। ये दो बातें जो हैं आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो आज ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, कल इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इवन 3 से 5 चलने दीजिए, तब आपको पूरा विस्तृत विश्लेषण देंगे कि किस किस ने क्या बेचा। भारत ने जो हाल ही में अपने देश को ही चौंका दिया, तेजस को निर्माण करने के लिए HAL को बोल दिया कि बेटा 83 तेजस चाहिए अपन को। मतलब हम इतने बड़े रईस हो रखे हैं, हम विमान को तो ऐसे खरीद रहे हैं जैसे कि हाँ भाई बोल भाई तेरे को कितना चाहिए, 60,000 के चल राफेल पैक कर दे। हाँ भाई तेरे को बोल 83,000 के चल एक काम 83 तेजस पैक कर दे, HAL को बोल दिया। इनको बोल रहा चल 114 तेरे F-15 पैक कर दे, बढ़िया सा चाहिए अपन को, मसला अपन को टाइट चाहिए एकदम। वही सिस्टम चल रहा है। अब यहां पर सब व्यापारी आए हुए हैं, देखना होगा 15 तारीख आने दो, मतलब 5 तारीख आने दो, तब तक क्या होता है एरो एशिया समिट में सारी बातें पता चल जाएंगी, ठीक है ना। तो ये दो बात एक साथ कनेक्टेड थी, दो प्रश्न थे जो हमने आपके सामने यहां ले लिए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है इसे समझने का प्रयास करिएगा। हाँ जी, प्रश्न है हाल ही में नीति आयोग ने किस द्वीप के लिए सतत विकास प्रस्ताव की घोषणा की है। तो मेरे प्यारे साथियों, लिटिल अंडमान आइलैंड। क्या हुआ है अब मैं आपको बताता हूं। भाई साहब मोदी जी जो है ना एकदम हाईटेक आदमी हो रखे हैं। कैसे हाईटेक हो रखे हैं, अब इधर देखो, ये आपके सामने जो मैप दिखाई दे रहा है ये अंडमान निकोबार का मैप है। अंडमान निकोबार के अंदर ऊपर की तरफ अंडमान, नीचे की तरफ निकोबार, जिनको दिख रहा हो ठीक है, अभी मैं गूगल अर्थ पे भी दिखा दूंगा। ये देखो आप, यदि मैं आपको यहां पर इस चीज को दिखाऊं तो ये रहा लिटिल अंडमान, अभी भी दिख गया हो तो बढ़िया बात है। लिटिल अंडमान से ऊपर की तरफ जो अंडमान है वहां पर, यानी कि ये जो है इस तरफ देखिए, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में तो डंकन पास है, और इसके नीचे 10 डिग्री चैनल कहलाता है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। ये सवाल कई बार पूछा गया। ये जो बीच में देख रहे हो एक छोटू सा आइलैंड, इसको मोदी जी सोच रहे हैं कि सिंगापुर बनाएंगे। क्यों सिंगापुर बनाएंगे, अभी मैं आपको बताता हूं। असल में क्या है, अगर आप इस मैप को थोड़ा आगे देखें, मैं आपके सामने एक छोटा सा मैप खोलना चाहूंगा ताकि आप लोग क्या है ना उस चीज को थोड़ा बेसिक तरीके से समझ पाएं, ताकि आप उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन समझ पाएं, ठीक है ना। कारण क्या है कि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि लिटिल अंडमान वो बनेगा, तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि इसका यूज क्या है और क्या करना चाहते हैं मोदी जी इसके साथ में, वो भी हम आपको बताएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, लिटिल अंडमान को कहा गया है कि हम स्टार्टअप हब बनाना चाहते हैं। अब आप पूछेंगे यार वहां तो बिल्कुल जबर एकदम जंगल पड़े हुए हैं, तो काट दो इनको। बोले काट के क्या बनाएं इनका, बोले स्टार्टअप हब बनाओ। अभी चर्चा करते हैं, इधर देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं लिटिल अंडमान। अरे सॉरी, 2 बार लिटिल बोल दिया क्या। हाँ जी,
तो भाई साहब ये लिटिल अंडमान देखिएगा, ये है मेरे प्यारे साथियों आपके सामने लिटिल अंडमान, ठीक है। इधर देखो बेटा, ध्यान से समझने का प्रयास करो, एकदम जूम करके लिटिल अंडमान आपके सामने लिटिल लिटिल आ गया है। ये देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये लिटिल अंडमान एकदम आइसोलेटेड है। इधर देखो, पहले मैप को मैं थोड़ा सा आपको जूम करके, मतलब जूम इन करके दिखाता हूं, पहले इसको समझने का प्रयास करो। तो ये है अपना प्यारा भारत। प्यारे भारत के सामने ये बंगाल की खाड़ी सबको दिख रही है। बंगाल की खाड़ी को अगर आप ध्यान से देखें, थोड़ा सा और मैं मिनिएचर वर्जन लेके जाता हूं। इधर देखो बेटा, समझो, वाओ, मैं धरती घुमा सकता हूं, देखिए। तो बेटा ये है अंडमान, ये बंगाल की खाड़ी, यहां पर आपको दिख रहा हो ये है अंडमान, और नीचे छोटे छोटी बूंदों में पड़ा हुआ है निकोबार। फिलहाल के लिए छोड़ दो ये सारी बातें, ठीक है। अब ये देखो कि बंगाल की खाड़ी से होते हुए यदि आप इस रास्ते को देखते हो ना, केवल इतना सा देखो, ये रास्ता मैं जूम इन कर रहा हूं, ये देखो, आप इस रास्ते को देखो, एकदम सकरा सा रास्ता है। ये मलक्का स्ट्रेट है साथियों, ये है इंडोनेशिया, मलेशिया, और इसके एकदम कॉर्नर पर ये छोटू सा देश है सिंगापुर। ये एकदम जूम करता चला गया, यहां पर सिंगापुर है। मतलब सिंगापुर जो है ना, आप ये समझ लो बहुत बड़ा देश नहीं है। मतलब लिटिल अंडमान 2 बार मिला दो तो सिंगापुर बन जाएगा। मतलब बहुत छोटा सा देश है। फायदा उसको क्या मिलता है साथियों, यहां से जो जहाज गुजरते हैं, कहां से गुजरते हैं, इस वाली आइलैंड से होकर के या इस वाले मलक्का स्ट्रेट से होकर के जो जहाज गुजरते हैं, उनको ये पोर्ट ऑन कॉल प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, इधर देखो, पोर्ट ऑन कॉल प्रदान करता है। इसका मतलब क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूं। देखो ये पानी दिख रहा है आपको, इधर की तरफ देखो, आपको यहां पर दिखाई देगा ये पूरा की पूरा अंदर की तरफ जाता हुआ एक स्ट्रेट। ये और ज्यादा जूम कर दूं तो मैं आपको ये सिंगापुर ही दिखने लग गया। लो देखो भाई, कोई कई जगह घूमनी वूमनी हो तो बता देना, अपन ने प्रॉपर व्यवस्था कर दी आपके लिए। ये प्रॉपर सिंगापुर दिखना शुरू हो गया। ये सिंगापुर का बॉर्डर है। देखो बेटा, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा देता हूं मैं। इधर देखो, ये जौहर स्ट्रेट है, और जौहर स्ट्रेट के जस्ट सामने ये सिंगापुर आ गया भाई। अब ये जो सिंगापुर है ना, इस सिंगापुर के सामने ये जो पानी दिख रहा है आपको, सिंगापुर ने क्या कर रखा है कि मलक्का स्ट्रेट के साइड में एक नाली बना रखी है, और वो जो नाली है उस नाली में ले जाके अपने पास जहाज खड़े कर लेता है। जहाज को यहाँ पे तेल पानी, बढ़िया सिंगापुर घूमने का ऑप्शन, दुनिया के सारे व्यापारिक सेंटर, बहुत बढ़िया अम्यूजमेंट सेंटर सब मिलते हैं। यानी यूं समझो आप, अपन रोड पे जब चलते हैं तो रास्ते में मिडवे नहीं आता है। रास्ते में जब कई बार आप लंबी लंबी यात्राओं पर निकलते हैं तो आपको लंबी यात्राओं के दौरान बीच में मिडवे मिलते हैं, रास्ते के मध्य में चाय पान के लिए कुछ जगह मिलती है। बिल्कुल समझ लो आप, सिंगापुर वैसा ही है। ये देखो आप, ये आप अगर मैं दिखाऊं आपको, जौहर स्ट्रेट के जस्ट सामने सिंगापुर, ये देखो अंडमान की वो थी, वो क्या बोलते हैं, मलक्का स्ट्रेट थी, यहां से जहाज आ रहा था। ये भाई साहब चाय पी लो, पेट्रोल भर लो अपने यहाँ पे। ये भाई साहब सिंगापुर निकल लिए, सबकी सब यहां जाकर के बढ़िया सामान भरे और फिर से लौट के यहां आ गए और चल दिए। बोले चलो भाई वापस, अपना काम हो गया। ये निकल करके साउथ चाइना सी से पैसिफिक ओशियन निकल गए। मोदी जी को ये बात समझ में आ गई। गुजराती भाई हैं अपने, व्यापारी आदमी, समझ गए साहब बात को। अब जब बात समझ गए तो इनने कहा कि सुनो बेटा, अब तुम्हारा इलाज किया जाएगा, तुम्हारा इलाज किया जाएगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि तुम यहां पर लोगों को रोक करके चाय पानी पिलाते हो। अब हमारी जो बस आएगी राजस्थान रोडवेज की, वो हमारे ही सेंटर पे पानी चाय पिएगी। बोले कैसे? बोले बेटा हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा जो लिटिल अंडमान है, वो लिटिल अंडमान जो है वो पूरी तरह से विकसित किया जाए। बोले कैसे विकसित करोगे? बोले मोदी जी, बोले देखो बेटा, हमारा प्रयास ये है कि हमारे लिटिल अंडमान पर जब पानी का जहाज आकर के रुकेगा, ये रहा लिटिल अंडमान, बोले यहां आकर के पानी का जहाज आके रुकेगा, बढ़िया से यहीं चाय पानी की व्यवस्था की जाएगी, तुम्हारे पास क्यों जाएं? फिर किसी ने पूछा, बोले मोदी जी एक मिनट रुको, ये बात बताओ, आपने तरीका तो सही सोच रखा है कि आप ऐसा कर दोगे, मान गए हम आपकी बात, लेकिन कोई आपके पास रुकेगा क्यों? अभी रुको भाई, अब थोड़ा सा क्या है, ये गोल ज्यादा घूम गया है, धरती गोल है, कुछ ज्यादा ही घूम गई है, चलो सीधे हो जाओ बेटा। वेरी गुड, वाओ। हाँ जी, बोले मोदी जी आपके पास कोई रुकेगा क्यों? बोले देखो बात ऐसी है साहब, क्योंकि हमारा माल है, हम यहाँ पर बोलेंगे 10% के डिस्काउंट पर यहाँ चाय नाश्ते मिलते हैं, तो कोई क्यों नहीं रुकेगा, आप हमको ये बताओ। बोले मोदी जी आप सोच बढ़िया रहे हो, लेकिन इस पूरी धरती पर एनजीओ नामक भी एक चीज होती है, थोड़ी इज्जत दो इसकी। बोले एनजीओ नामक चीज ये क्या होती है? मोदी जी एनजीओ वो होते हैं जो पर्यावरण के नाम पर विरोध करने आएंगे, और उस विरोधी को फिर आप रोक नहीं पाओगे, दुनिया को पता चलेगा आप पेड़ काट रहे हो। अच्छा, बोले इस चक्कर में बेटा एनजीओ की फंडिंग पहले ही रोक रखी है, एमनेस्टी इंटरनेशनल तो भगा रखा है इंडिया से हमने, लोड मत लो।
और वर्तमान में लिटिल अंडमान के सतत विकास को लेकर के मोदी जी ने जो डायलॉग बाजी की कि हम यहां पर पूरा सिंगापुर बना देंगे, स्टार्टअप हब बना देंगे, पेड़ ही तो कटेंगे काट देंगे, वो जो स्थिति है मेरे प्यारे साथियों, उस चीज को ध्यान में रखते हुए पर्यावरणविद हो गए हैं एक्टिवेट हो गए और ये कहने लग गए हैं कि भाई पेड़ों का नुकसान होगा, लेकिन चिंता मत करो बेटा, सब व्यवस्था हो जाएगी। लिटिल अंडमान हमने इतना दिखाया कि बेचारा गायब हो गया है। एनीवे, तो हमारा गूगल जो है साथ छोड़ दिया, एनजीओ का समर्थन लग गया दिखता है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है सभी को बातें समझ में आ गई होंगी। तो भारत ने क्या किया है वर्तमान में, लिटिल अंडमान को लेकर के प्रोजेक्ट नीति रिपोर्ट जारी की है। यहां पर सतत विकास किया जाएगा और सतत विकास के लिए मेरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि इसे सिंगापुर का सब्स्टिट्यूट बनाया जाएगा एज ए स्टार्टअप हब, जिसको लेकर के वर्तमान में पर्यावरणविद जो हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो बातें थोड़ी बहुत पढ़ने की हैं वो क्या है, अंडमान के अंदर 3 चीजें पढ़ते हो, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और फिर साउथ अंडमान। उसके बाद में पढ़ते हो लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान के बाद कार निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार। ये 3-4 चीजें हैं, पढ़ लेना, इसी सीक्वेंस में याद करनी होती है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बना है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पहुंचते हैं। ये सब 2-4 चीजें फैक्चुअल डेटा है, पढ़ लेना भाई, इसमें कुछ बताने का नहीं है, देख लेना। ठीक है, चलिए, भारत सरकार ने बजट के लिए कितने रुपए की घोषणा की है? आइए साहब बजट के बारे में भी चर्चा कर ली जाए। भारत सरकार भाई साहब कल फुल ऑन बैटिंग कर दी। क्या बैटिंग कर दी? और भाई साहब समझ नहीं आया, शेयर बाजार अलग ही खुशी मना रहा था कल, मतलब कतई समझ से परे था कि उनको जाने क्या ही मिल गया है। मतलब अल्टीमेटली भारत के अंदर जो है वो कल जो है बजट पेश हुआ था, सबको मालूम है, और हमने कल बहुत बढ़िया इसके ऊपर सेशन भी किया है। आप लोग कृपया करके, निवेदन है, 30 मिनट का एक छोटा सा हमने सेशन किया था, लेकिन हाँ उसमें जरूरी जो कल की बातें थी वो हमने इस पर समझाई हैं। और आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये सेशन देखा भी होगा। शाम 7:30 बजे, रोजाना सुबह 8:30 बजे और शाम 7:30 बजे अनअकैडमी का ही एक यूट्यूब चैनल और है यूपीएससी, जो कि यूपीएससी ओरिएंटेड है, वहां पर हम लोग वीडियो करते हैं। उस वीडियो में हमने कल ये बजट क्या होता है इसके बारे में पूरा समझाया था। कोरोना टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। सरकार ने स्वास्थ्य का बजट बढ़ा दिया है। ये पूरी की पूरी फाइल विद्यार्थी मांग रहे थे, कल जो शाम को मैंने फाइल प्रिपेयर की थी बजट के लिए, वो पूरी की पूरी फाइल मैं आप लोगों को इसी कंटेंट के साथ उपलब्ध करा दूंगा। मैं पूरी फाइल लेकर के आ गया हूं। निवेदन करूंगा कि इसका आधा घंटे का पूरा सेशन है, समय निकाल के जरूर देख लेना। बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, उन्हें जरूर समझ लेना। ठीक है बेटा, फिलहाल के लिए वो पूरी फाइल मैंने यहां ले ली है। मैंने आपको बता दिया है कि इसके अंदर बजट में ऐसा क्या नया हुआ, कौन सी चीज बढ़ी, कौन सी चीज घटी, ये सारी बात मैंने आपको बताई है। पहली बात, ये पेपरलेस बजट केंद्र का तो पहली बार था, लेकिन इससे पहले हिमाचल प्रदेश राज्य है जो कि पहले ही बजट को इसके आधार पर प्रस्तुत कर चुका है। इसमें कौन सी चीज की गई है तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसा हुआ। आज अभी मैं न्यूज़पेपर देख रहा था सुबह, तो पता चला शेयर मार्केट 5% राइज हो गया है। वो सारी बातें क्यों हुई, उसके पीछे का कारण यह था कि भारत में अपना ही प्रोडक्ट बनाने को सरकार ने एक प्रकार से प्रोत्साहित किया है और विदेश से आने वाले प्रोडक्ट को यानी इंपोर्ट को महंगा कर दिया है, उसके ऊपर ड्यूटी बढ़ा दी गई है। ऐसा करने से होगा क्या? ऐसा करने से अल्टीमेटली इंडियन प्रोडक्ट की मार्केट बढ़ी जाएगी, ऐसा कहना है सरकार का। ये पूरा सेशन प्लीज एक बार देख लीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि इसके बारे में दोबारा से बोल करके आपका समय खराब करूं, और क्लास का जो मतलब मेजर मोटिव है वो आपके सामने पूरी फाइल बनाई है, देखिएगा। बहुत अल्टीमेट फाइल बनाई है। हेल्थ में क्या हुआ है, फार्मर्स के लिए क्या हुआ है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। आधा घंटा मैं यहां खींच लूंगा तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कहां पर कौन सा हाईवे बनाने की बात की गई है, फिस्कल डेफिसिट भारत के अंदर कितना रहा है, इसके अलावा इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर को क्या दिया गया है, इसके अलावा फिर एजुकेशन में क्या दिया गया है, सैनिक स्कूल कहां खोली जाएंगी, सब बातें मैंने आपको बताई है। ये फाइल लेकिन आपको मिल जाएगी, चिंता ना करें। एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ नहीं किया गया है, ये भी आप देख लीजिएगा। और बजट की वजह से शेयर का अब तक क्या ट्रेंड रहा है ये भी मैंने आप लोगों के लिए शाम को एक सेशन के माध्यम से कवर कर दिया है। ठीक है, चलिए साथियों बढ़ते हैं आगे। हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं, आप लोगों का वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है सुबह 10 बजे। आज नॉर्थ अमेरिका है। 11 बजे हमने आज क्लास नहीं लगाई है क्योंकि आपसे पूछना चाह रहे हैं हम कि आप बताइए कि 11 बजे हमारा जो नवंबर तक का करंट है वो खत्म हो गया है, आप उसकी जगह चाहते क्या हैं? अब मेरे दिमाग में आइडिया है एक मिक्स लेवल के क्वेश्चंस का और दूसरा है मैप का। तो मैप का अल्टरनेटिवली सेशन चलाएं, अदरवाइज बोरियत आ जाएगी आप लोगों के अंदर ना। बहुत दिन डेडिकेटेडली मैप पढ़ोगे तो इशू हो जाएगा।
हम एक दिन मैप कर लें, एक दिन मिक्स हाई लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें, तो 15 तो प्रैक्टिस सेट ले आऊं, मैंने ऐसा आइडिया सोचा। और हर 2 दिन में या 3 दिन में एक बार एक बहुत बढ़िया मैप का सेशन, भारत के हर राज्य का जो भी महत्वपूर्ण राज्य हैं उनका मैप, वहां पर उपस्थित खान, वहां पर उपस्थित नदियां, नाले, तट जो भी हैं, जंगल, नेशनल पार्क, वो सब कवर करा दूं, ऐसा मैंने सोचा है। तो आज अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्लास खत्म होने के बाद लाइव कमेंट्स मैं नहीं पढ़ता हूं क्योंकि चिल्लर भी आते हैं, लेकिन बाद में जो कमेंट्स लास्ट में आप भेजेंगे, कुछ कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स जिनको आप लोग लाइक करते हैं, उनको मैं जरूर देखता हूं, जिसमें आपकी राय लिखी होती है कि क्या शुरू किया जाना चाहिए। तो आप जरूर मुझे बताइएगा कि सुबह 11 बजे जो फ्री स्पेशल क्लास चलती है अनअकैडमी पर, उस पर आप क्या देखना चाहते हैं। कल से मैं वो शुरू कर दूंगा। मैंने सोचा क्या है, मैं आपको वो बता दूं। एक प्रैक्टिस सेट लाऊं बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइप का, जिसमें हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, इसके अच्छे सवाल यानी यूपीएससी लेवल के सवाल हो, बहुत ही शानदार, और उसमें अल्टरनेट दो दिन में या एक दिन में आपको मैप का अध्ययन कराया जाए। आप अपनी राय भी जो है वो जरूर रख दीजिएगा। आज केवल स्पेशल में एक ही क्लास है 10 से 11, जिसमें नॉर्थ अमेरिका पढ़ेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो विद्यार्थी नए हैं अनअकैडमी पर, वो उनको मैं बता दूं कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें और वहां पर अंकित अवस्थी को सर्च कर लें। रेफरल कोड अंकित 10 डालेंगे तो आपको उस क्लास के अंदर जाने की इजाजत मिल जाएगी, और आप मेरी क्लास में स्पेशल क्लास ढूंढिएगा तो वर्तमान वाली क्लास भी मिल जाएगी। इतनी भी मेहनत नहीं करनी है तो उस क्लास का लिंक इस क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स में पिन हुआ मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मताऊ समुदाय खबरों में था, यह किस राज्य से संबंधित है? साथियों, हुआ क्या, वेस्ट बंगाल में जिस दिन इजराइल का बम ब्लास्ट हुआ था ना, इजराइल एम्बेसी के बाहर बम ब्लास्ट हुआ था, उस समय अमित शाह जी पश्चिम बंगाल की यात्रा पर जाने वाले थे। चुनाव है ना भाई, तो पश्चिम बंगाल की यात्रा पर जाने वाले थे। 24 परगना करके एक जिला है वहां पर। अगर आप मैप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा बॉर्डर साझा करता है बांग्लादेश के साथ में, है ना। तो 24 परगना क्षेत्र यहाँ पर एक जिला है जहां पर इनकी रैली होने वाली थी, और उस रैली में मेरे प्यारे साथियों मताऊ समुदाय के लोगों का आना सबसे बड़ी सुर्खी थी। वो तो एम्बेसी के पास बम ब्लास्ट हुआ, जिसके चलते अमित शाह जी ने लास्ट मोमेंट पर अपना दौरा कैंसिल कर दिया। तो यहां से सुर्खियों में निकल आया मताऊ समुदाय। तो अब देखिए क्या होता है ना, जो भी न्यूज में रहती हैं वो चीजें आपको डिस्कस कर लेनी चाहिए। तो फिर इसके बारे में इंडियन एक्सप्रेस ने एक प्रॉपर तरीके का एक्सप्लेन भी कवर किया है। जो भी विद्यार्थी किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि आपकी न्यूज के जो सोर्सेस हैं वो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ही हैं, जहां से मैं आपकी न्यूज लेके आता हूं। इंडियन एक्सप्रेस में मेरे प्यारे साथियों ये न्यूज कवर की गई है, तो मैंने आपको समझा कि यहां से थोड़ा ब्रीफ में मैं आपको बता दूं कि ये क्या है। साथियों, वेस्ट बंगाल राज्य के अंदर चुनाव है और मताऊ समुदाय जो है वो यहाँ का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। असल में ये शेड्यूल कास्ट में आते हैं, लेकिन इनकी स्थिति ये है कि इनका प्रभाव यहाँ की जो विधानसभा सीट है उनमें 40 से 45 सीटों पर इनका प्रभाव है। सेकंड लार्जेस्ट एससी कम्युनिटी वेस्ट बंगाल में मताऊ कम्युनिटी की है। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये लोग जब देश आजाद नहीं हुआ था उस समय जो बांग्लादेश वाला रीजन है वहां भी रहते थे और इंडिया वाले रीजन में, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है बंगाल और बांग्लादेश तो दोनों एक साथ कनेक्टेड ही है ना। आप इधर देखिए, बंगाल और बांग्लादेश तो ये पूरा, पहले वेस्ट बंगाल जो है ये वेस्ट थोड़ी होता था, बंगाल था पूरा की पूरा। बंगाल में वेस्ट बंगाल इधर रह गया मतलब इंडिया के पास में, और पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के पास चला गया था। तो होता क्या है दोस्तों कि इस बॉर्डर वाली जगह पर मताऊ लोग रहते थे। इनको लेकर के एनी टाइम डिस्प्यूट ये रहता है कि ये बांग्लादेशी हैं कि इंडियन हैं, क्योंकि देखिए उस समय इनकी गलती तो थी नहीं कि देश बट जाएगा। हुआ ये कि मताऊ कम्युनिटी बांग्लादेश में भी, मताऊ कम्युनिटी इंडिया में भी। तो जो इंडिया में है उन कम्युनिटी को डर ये है कि कहीं सरकार जो एनआरसी लेके आ रही है उस एनआरसी के चलते हमें बांग्लादेशी मान करके वहां ना भेज दे। तो इनमें एक बहुत बड़ा फियर फैक्टर है। किसके अंदर मेरे प्यारे साथियों? मताऊ कम्युनिटी के अंदर। तो बात क्लियर है, मताऊ कम्युनिटी बॉर्डरिंग स्टेट में पाई जाती है, बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। फियर इस बात का है कि सरकार एनआरसी लाई तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम लोगों को बांग्लादेश में टिका दिया जाए, हमारे वोट ही काउंट ना हो। ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों ये लोग अमित शाह जी की रैली का बहुत जबरदस्त तरीके से इंतजार कर रहे थे। बाकी पॉलिटिक्स से आप सब समझ गए होंगे कि ये लोग इंतजार इस बात का कर रहे थे कि वो आए और हमें ये आश्वासन दे दें कि जो सीएए है यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत, ध्यान से सुनिएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित हुए गैर मुस्लिम यानी कि 6 अन्य धर्मों के लोग अगर इंडिया में आकर के रहते हैं तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी।
तो ये लोग इसी इंतजार में थे कि अमित शाह जी के माध्यम से मंच पर हम ये बुलवा लेंगे कि सीएए के तहत आप लोगों को भी इंडिया की ही नागरिकता देने का प्रावधान हमने किया है। बस इसी इंतजार में मताऊ था और इसका प्रभाव यहां की 40 से 45 विधानसभा सीटों पर पड़ने वाला है। बधाई हो, वेस्ट बंगाल में चुनाव है। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। ये इजराइल एम्बेसी पे दुर्भाग्यवश एक बम ब्लास्ट हुआ जिसके चलते अमित शाह जी नहीं जा पाए, लेकिन मताऊ कम्युनिटी काफी ज्यादा चर्चा में आ गई। तो ये मैंने आपके सामने सोचा कि थोड़ी चर्चा कर दूं कौन सी चीजें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है, मताऊ कम्युनिटी के बारे में दे दी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 294 सीट्स हैं, ये क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, अभी मेरे प्यारे साथियों नेपाल ने भी थोड़ा सा भारत के साथ सुर बदल लिए हैं। क्या है, इधर देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। हाल ही में क्या हुआ है, हाँ जी, हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों। नेपाल सरकार ने किस भारतीय कंपनी को अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट के निर्माण का ठेका दिया है? ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों। नेपाल गवर्नमेंट ने हाल ही में भारत की सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड को ठेका दिया है। किस बात का? कि जनाब आप हमारे जो अरुण 3 प्रोजेक्ट है, जिसमें मेरे प्यारे साथियों बिजली का उत्पादन होना है, 679 मेगावाट बिजली का उत्पादन होना है, उसका टेंडर आप लोग ले जाइए। अब ध्यान से समझना साथियों, ये है केपी शर्मा ओली जी के बदले हुए सुर। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आप भी सुर लगाइएगा। ध्यान से समझने की बात क्या है मेरे प्यारे साथियों, हुआ ये है कि इंडिया और नेपाल ये दोनों थोड़े बीच के समय में टसल में फंस गए थे, चाइना के चलते हुए। काला पानी को लेकर के जो विवाद हुआ था, उसके चलते भारत और नेपाल के जो लंबे समय से चले आ रहे, जो मतलब एक प्रकार से समझिएगा कि जो रिश्ते थे, उनमें थोड़ी सी तलखी आ गई थी। उस तलखी के चलते वर्ष 2019 में नेपाल ने अपने यहां पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, पहले तो ये समझिए दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कहां पर है? तो नेपाल में है। तो ऑब्वियस ही बात है कि ऊंचाई से गिरता हुआ पानी भी नेपाल में ही होगा, क्योंकि बर्फ पिघलेगी तो पानी आएगा ना जनाब। उस पानी से टरबाइन घुमा करके बिजली पैदा की जाए तो उसे हाइड्रो पावर कहते हैं। तो हाइड्रो पावर अरुण 1, अरुण 2, अरुण 3 ये नेपाल के ही 3 प्रोजेक्ट हैं जो भारत की मदद से चलते आए हैं। हुआ ये कि अरुण 3 प्रोजेक्ट जो